भूगोल सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मैंने इसके पहले ब्रह्मांड और सौर मंडल आपको पढ़ाया। आज मैं पृथ्वी की गतियों पर चर्चा करूंगा। पृथ्वी में दो तरह की गतियां होती हैं, जिसके चलते दिन रात होते हैं पृथ्वी पर और मौसम परिवर्तन भी होता है। आप अध्याय के नाम दिन रात और मौसम परिवर्तन भी रख सकते हैं या फिर पृथ्वी की गतियां। ये तीसरा अध्याय होगा भूगोल सामान्य अध्ययन में। एक ब्रेक के बाद मैं इसे फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जारी रहना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर मुझे फॉलो करना है तो आप एक मानचित्र अपने रूम में टांग दीजिए। वर्ल्ड मैप जो होता है, वर्ल्ड मैप में दो होते हैं। एक राजनीतिक मानचित्र होता है जिसमें देशों की सीमाएं और राजधानियां स्पष्ट होती हैं बिल्कुल, और एक भौतिक मानचित्र होता है जिसमें पहाड़, पर्वत, नदियां, झील, बायोम्स, प्राकृतिक चीजें उसमें दर्शाई होती हैं। तो इन भौतिक मानचित्र और पॉलिटिकल राजनीतिक मानचित्र को आप दीवार पे टांग दीजिए, ताकि जब मैं विश्व भूगोल को और आगे ले जाऊंगा, पहाड़, पर्वत, नदियां जब आएंगी या अन्य चीजें, तो वो मानचित्र आपको काम देगा। साथ में एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस भी रखिए, थोड़ा सा और अगर अध्ययन करना चाहें। वैसे उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मानचित्र तो मैं खुद भी बनाऊंगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे मानचित्र बनाने की एक सीमा रहती है। आप अपने पास एटलस रखेंगे तो उससे और प्रभावी तरीके से आप अध्ययन कर पाएंगे। एटलस रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं साथ में हूँ और मेरे साथ साथ पढ़ना है। निश्चित रूप से एटलस आपके लिए, जो अब तक हो सकता है कि बोरिंग रहा हो, वो रुचिकर हो जाएगा। तो आइए पृथ्वी की गतियों पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी में दो तरह की गतियां होती हैं, एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर किसी लट्टू की तरह घूमती है। जैसे एक फुटबॉलर अपने उंगली पे फुटबॉल नचाता है, तो उंगली पर जैसे फुटबॉल नाचता है तो उसे हम कहते हैं अक्ष पर घूर्णन, एक अक्ष पर, एक बिंदु पर घूमना। तो पृथ्वी भी अपने एक अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ, तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। यानी पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर लट्टू की भांति एक चक्कर लगाने को घूर्णन गति कहते हैं। कितने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट में। वास्तविक समय यही है, सुविधा के लिए हम उसे 24 घंटा मान लेते हैं। यानी 24 घंटे से 4 मिनट कम, 23 घंटा 56 मिनट, 4 मिनट की कमी होती है वास्तविक समय में। और दूसरी गति है पृथ्वी की परिक्रमण गति। हम घूर्णन गति जो कि एक दिन में हो जाता है, 24 घंटे में, उसे दैनिक गति कहते हैं। परिक्रमण गति, सूर्य के चारों तरफ, बीच में सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पृथ्वी जब लगा लेती है तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि एक चक्कर लगाने को हम एक वर्ष मान लेते हैं, इसलिए उसे वार्षिक गति कहते हैं। एक होता है परिभ्रमण गति। तो घूर्णन गति को ही परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण को परिक्रमण नहीं समझना चाहिए। कभी कभी प्रश्न पत्र में परिभ्रमण शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। परिभ्रमण घूर्णन ही होता है। तो सूर्य के परितल चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं, एक चक्कर को एक वर्ष कहते हैं सूर्य की चारों तरफ। पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो गोल कक्षा में नहीं लगाती है, अंडाकार कक्षा होता है। अंडाकार कक्षा का एक प्रभाव ये होता है कि पृथ्वी 6 महीने में सूर्य से दूर चली जाती है, फिर 6 महीने बाद घूम के सूर्य के पास चली जाती है। अंडाकार, जैसे अंडे को आप देखेंगे तो एक हिस्सा दूर होता है और एक हिस्सा मोटा होता है। उसी तरह से सूर्य की जब सबसे नजदीक आ जाती है पृथ्वी, तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। उपसौर वह स्थिति है जब पृथ्वी घूर्णन करते हुए सूर्य के नजदीक आ जाती है। आप देखिए चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ गई है, तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। उपसौर 3 जनवरी को होता है। फिर 6 महीने बाद गति करते हुए पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर चली जाती है, तो उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। अपसौर 4 जुलाई को होता है, यहां लिखा हुआ है। एक चीज और, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक परिक्रमण या एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे का होता है। अर्थात पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। लेकिन आमतौर पर हम 365 दिन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये 6 घंटा कहाँ चला जाता है? 6 घंटे को हम क्यों नहीं जोड़ते हैं?
वो एक सुविधा के लिए किया जाता है, वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि 6 दिन की एक्स्ट्रा कहाँ चला जाता है। वैज्ञानिक सत्य यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट में घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमण 365 दिन 6 घंटा पूरा करता है। अब तक आपने जाना पृथ्वी की दो तरह की गतियां, घूर्णन और परिक्रमण, और दूसरा उपसर और अपसर की स्थिति को जाना आपने। एक बड़ा ही इसके बाद रुचिकर टॉपिक है, इसी में दिन रात में अंतर। आपने देखा होगा कि अभी गर्मी आने वाली है, गर्मियों में मई जून तक आते आते दिन बहुत बड़ा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती हैं। सुबह 5:30-6 बजे ही धूप निकल आता है, सूर्योदय हो जाता है, और शाम जून के महीने में तो 7:20 या 7:25 तक सूर्यास्त होता है। दिन बहुत लंबा हो जाता है और रातें छोटी हो जाती हैं। फिर जब ठंडी आ जाती है तो ठंडी में 7-7:30 बजे सूर्योदय होता है और 5-6 बजे सूर्य डूब जाता है दिसंबर के महीने में। यानी दिन छोटा हो जाता है और रातें ठंडी में बड़ी हो जाती हैं। ये दिन रात की लंबाई घटती बढ़ती क्यों रहती है? और क्या पृथ्वी पर सर्वत्र एक ही तरह दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर ठंडी में आपके यहाँ दिसंबर के महीने में, हमारे यहाँ जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पर अगर ठंडी में या दिसंबर के महीने में कह लें, दिसंबर के महीने में यहाँ पे अगर दिन छोटे होते हैं तो जरूरी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में भी दिन छोटे हो रहे हों, उल्टा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ दिसंबर में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। हमारे यहाँ जून में दिन बहुत लंबे हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जून में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, उल्टा होता रहता है। पृथ्वी की अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन रात की लंबाई पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये मैं जब खुद तैयारी स्टार्ट किया था तो मैं खुद नहीं समझ पाता था कि दिन और रात की लंबाई में अंतर होता कैसे है। रटने को तो कोई भी रट सकता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये तो रटने वाली बात है, लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसे समझें? क्योंकि अगर किसी चीज को हम समझ के अगर किसी को समझा दें तो समझिए कि आपका बेसिक तैयार है, वरना प्रश्नों की प्रकृति से आपको कभी भी फंसाया जा सकता है। रटा हुआ प्रत्येक स्थिति में प्रश्न का उत्तर देने के काबिल नहीं होता है। आइए जाने दिन रात कैसे होता है। दिन और रात की अवधि में अंतर। चलिए पहले हम देख लें कि दिन रात कैसे होता है। यह पृथ्वी, सूर्य को हमने टार्च मान लिया, सूर्य को हमने टार्च मान लिया। सूर्य की किरणें या टार्च को हमने जलाया। ठीक वैसे जैसे एक अंधेरे कमरे में फुटबॉल लेके खड़े हो और अपने भाई या किसी ने से कहे कि टार्च जलाओ, तो आप क्या देखेंगे कि फुटबॉल की आधा सामने वाला हिस्सा प्रकाशित है और आधा पीछे वाला हिस्सा अंधेरे में है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तवे की तरह नहीं है बल्कि फुटबॉल की तरह है। तो सामने वाला हिस्सा सूर्य के प्रकाश में जाता है और पीछे वाला हिस्सा जो कि ढलान में होता है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है तो पीछे वाले हिस्से पे सूर्य का या टार्च का प्रकाश नहीं पहुंचता है। इसके चलते पीछे वाले हिस्सा अंधेरे में रहता है और सामने वाला हिस्सा उजाले में रहता है। हम मान लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर जो लगाती है वो नहीं लगाती है। मान लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती है, मान लेते हैं नहीं घूमती, स्थिर रहती, तो क्या होता? सूर्य के सामने वाले हिस्से में हमेशा दिन और पीछे वाले हिस्से में जो ढाल वाला हिस्सा है पीछे, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पीछे वाले हिस्से में हमेशा रात। आप कहाँ रहना पसंद करते? आप यहां रहना पसंद करते, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाता। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो हम सभी लोग यहाँ रहते हैं सूर्य के सामने वाले हिस्से में। पीछे न जनसंख्या रहती, न खेती बाड़ी होती, न उद्योग पनपते और न ही सूर्य का प्रकाश जहां नहीं होगा वहां वनस्पतियां भी नहीं उगती।
इसी वाले भाग में जनसंख्या रहती, वनस्पतियां उगती, खेती होती, उद्योग होते और चुनाव होते, जैसा आजकल चल रहे हैं, जहां आदमी रहेंगे वहीं राजनीति होगी। तो यानी आधे भाग में ही राजनीतिक उथल पुथल रहती और आधा भाग सन्नाटे में रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 56 मिनट में है। इसे हम यहाँ पे जटिल क्यों करें, 24 घंटा लिखते हैं, क्योंकि आमतौर पर 24 घंटा ही माना जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा देती है ऐसे। तो बताइए, ये वाला हिस्सा 12 घंटे बाद कहाँ रहेगा? घूम के सामने आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा 12 घंटे बाद घूम के पीछे आ जाएगा। यानी 12 घंटा इस हिस्से में दिन और 12 घंटा इस हिस्से में दिन। क्यों? क्योंकि घूम के ये फिर सामने आ जाएगा। इस तरह से पृथ्वी पर प्रत्येक स्थल पर क्या होता है? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ये आदर्श स्थिति है, हम मान रहे हैं आदर्श स्थिति है। अभी वास्तव में हर जगह 12 घंटे का दिन नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। हमने पृथ्वी के झुके होने की बात अभी नहीं की, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। वो कल्पना हमने अभी तक नहीं की है। हमने पृथ्वी का अक्ष सीधा माना है। टार्च से जब किरण निकलती है तो पृथ्वी का आधा भाग ही प्रकाशित होता है। वो रेखा जो उजाले और अंधेरे भाग को अलग अलग करती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? ये जो बीच वाली रेखा है, जो सीधा लंबवत है, इसे हम कहते हैं प्रकाश वृत्त। वृत्त क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं, पीछे भी तो होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल है तो ये वाला हिस्सा इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो प्रकाश वृत्त इसे हम कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ ये वृत्त होगा। तो प्रकाश वृत्त, अगर पृथ्वी का अक्ष यहां पे होता है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, अगर प्रकाश वृत्त या पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश वृत्त के साथ साथ होता है, तब तो पृथ्वी के प्रत्येक स्थल पर क्या होता? आइए दिखाते हैं इसको। ये है, हम मान लेते हैं कि पृथ्वी झुकी हुई नहीं है। अभी तक तो आपने ये देखा कि दिन रात कैसे होते हैं, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। अब क्या है कि नॉर्थ पोल यहां मान लिया और साउथ पोल, एनपी मतलब नॉर्थ पोल, साउथ एसपी मतलब साउथ पोल। प्रकाश वृत्त है ये। प्रकाश वृत्त कैसे आ रहा है? टार्च जलने से आ रहा है, यानी सूर्य की किरणें आने से प्रकाश वृत्त बन जा रहा है। आधे हिस्से में दिन, आधे हिस्से में रात। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश वृत्त के साथ साथ होता और पृथ्वी झुकी ना होती, तो विषुवत रेखा कैसे होता? बीच वाला सीधे जाता। एरो क्या दर्शा रहा है कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, ये दूसरे अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? इक्वेटर, EQU मतलब इक्वेटर। बीच वाले जो 0 डिग्री अक्षांश है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। अक्षांश दशांतर बाद में पढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ परिचय देख लेते हैं। तो इक्वेटर क्या दिखा रहा है इसका एरो? कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। प्रकाश वृत्त इक्वेटर को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, देख रहे हैं? बिल्कुल बराबर भाग में बांट रहा है। यानी विषुवत रेखा पर क्या होता है? 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात, क्योंकि प्रकाश वृत्त विषुवत को बराबर काट रहा है। प्रकाश वृत्त विषुवत को ही बराबर नहीं काट रहा है। आप ध्यान दीजिए, सभी अक्षांश रेखाओं को प्रकाश वृत्त बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। यानी पृथ्वी पे सभी जगह 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात पाई जाती। विषुवत रेखा के उत्तर में जो हिस्से हैं उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में जो हिस्से हैं उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर उत्तर होता है मैप में और नीचे दक्षिण होता है। तो विषुवत के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा गोलार्ध। तो आप देख रहे हैं कि अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती, हमने पृथ्वी को झुकाया ही नहीं, यहाँ पृथ्वी सीधी है प्रकाश वृत्त के साथ साथ, तो हर जगह 12 घंटे के दिन होते और 12 घंटे की रात होती। यानी ऑस्ट्रेलिया में भी 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात इसी समय, और इंडिया में भी। लेकिन ऐसा नहीं है।
उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है। उत्तरी गोलार्ध में जब दिन बहुत लंबा हो जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बहुत ही छोटा हो जाता है, और जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बहुत छोटा हो जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बहुत लंबा हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है कि पृथ्वी सीधी नहीं खड़ी है बल्कि झुकी हुई है। ऐसे दिखाते हैं इसको, थोड़ा सा समझना हल्का सा जटिल है, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आनी है। ये टार्च, हमने सूर्य को टार्च मान लिया है, ठीक है, हमने टार्च से जला दिया, ठीक है। आधा हिस्सा प्रकाश में आ गया, आधा हिस्सा अंधेरे में चला गया। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वृत्त, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा, हाँ, प्रकाश वृत्त। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव वहां नहीं है जहां हमने बनाया था। उत्तरी ध्रुव यहां है, नॉर्थ पोल। दक्षिणी ध्रुव कहां है? साउथ पोल। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहीं भी हो? नहीं फर्क पड़ता है। फर्क ऐसे पड़ता है कि एक खरबूजा हाथ में लीजिए और उसमें एक राड डाल दीजिए, फिर राड को पकड़ लीजिए और खरबूजे को घुमाइए। अगर राड को आप सीधा रखेंगे तो खरबूजा सीधा घूमेगा, लेकिन अगर राड को झुका देंगे तो खरबूजा भी तिरछा घूमेगा। समझे आप? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपने एक खरबूजा लिया बड़ा सा, बीचों बीच एक राड डाल दीजिए, राड को हाथ से पकड़ लीजिए और फिर उसमें अगर आप राड को सीधा रखेंगे तो खरबूजा भी सीधा घूमेगा। लेकिन खरबूजे को, रॉड को अगर आपने ऐसे झुका दिया ऐसे, तो खरबूजा सीधा नहीं घूमेगा, खरबूजा ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे ऐसे घूमेगा खरबूजा। वही हाल पृथ्वी का हो जाता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, मैंने इशारों बताया। तो पृथ्वी का अक्ष बदल गया, ये उत्तरी अक्ष है और ये दक्षिणी अक्ष है। उत्तरी ध्रुव यहां पर है और दक्षिणी ध्रुव यहां पर है। पृथ्वी ऐसे घूमती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए, इसे ध्यान से देखते रहिए इस चित्र को, ये बहुत कमाल का चित्र है। इसे आप जितना ही ध्यान से देखेंगे चीजें उतनी ही सुलझती जाएंगी। बाद में भी, बाद के अध्यायों में भी अध्ययन करने में आपको आसानी हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा के उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के दक्षिण में जो है दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 अंश अक्षांश है। 0 अंश अक्षांश हम क्या मानते हैं? इक्वेटर, विषुवत रेखा 0 अंश कहते हैं। सूर्य की किरणों को ध्यान से देखिए, किस गोलार्ध में ज्यादा पड़ रही हैं? आपको उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ रही हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कम पहुंच पा रही हैं। विषुवत यहां तक आ रहा है। ऊपर वाले आधे हिस्से में सूर्य की किरणें ज्यादा जा रही है, दक्षिण वाले आधे हिस्से में सूर्य की किरणें कम आ रही है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि दूसरी अक्षांश रेखाएं भी खींचिए तो मैं जो समझाना चाहता हूं और स्पष्ट हो जाएगा। प्रकाश वृत्त को ध्यान से देखिए। प्रकाश वृत्त जो टार्च जलाने से पैदा हुआ है, इनमें से किस अक्षांश रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है? सिर्फ 0 अंश, इक्वेटर, विषुवत को प्रकाश वृत्त 2 भागों में बांट रहा है। यानी विषुवत पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। यानी पृथ्वी के झुके होने से भी विषुवत पर दिन रात की लंबाई में अंतर नहीं आया। पृथ्वी झुकी हुई है, कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उत्तरी ध्रुव इधर है, यानी ऐसे झुकी हुई है। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे झुकी हुई है। प्रकाश वृत्त विषुवत को 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। विषुवत के उत्तर में चलते हैं। क्या इस रेखा को बराबर भागों में बांटा है प्रकाश वृत्त ने? नहीं। आप देखिए, दिन लंबा है, यहां पर 14 घंटे का दिन हो गया और 10 घंटे की रात। 24 घंटे ही तो अवधि पृथ्वी के घूमने की। दिन कितने का है? 24 घंटे का। तो 14 10
तो 14 घंटे का दिन, 10 घंटे की रात। और उत्तर में जाइए, ये वाली रेखा लीजिए। दिन कितना लंबा दिखाई दे रहा है, देखिए यहां से लेकर यहां तक सूर्य की किरणें पड़ेंगी, दिन लंबा दिखाई दे रहा है। यानी 20 घंटे का दिन। और रात वाली रेखा देखिए, जो कि प्रकाश वृत्त के पश्चिम में अगर ये रेखा आ रही है तो ये रात वाली रेखा है ना। अगर ये रेखा प्रकाश वृत्त के पश्चिम में आ रही है तो रात वाली रेखा है, और इधर वाली रेखा प्रकाश वृत्त के पूर्व में है, दिन वाली रेखा है। यानी 20 घंटे का दिन और 4 घंटे की रात। ये कमाल देखिए। अब विषुवत के दक्षिण में आइए, उल्टा हो जाएगा। विषुवत के दक्षिण में आप देख रहे हैं कि दिन की लंबाई घटती चली जा रही है और रात की लंबाई बढ़ती चली जा रही है। यानी विषुवत रेखा के उत्तर में दिन बड़े, रातें छोटी, और विषुवत रेखा के दक्षिण में दिन छोटे, रातें बड़ी। ध्रुवों पर हाल देखते हैं। ध्रुवों पर क्या हाल है? उत्तरी ध्रुव तो लगातार प्रकाश के सामने है। उत्तरी ध्रुव लगातार प्रकाश के सामने है। पृथ्वी घूम रही है तब भी ये हिस्सा पीछे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसी के सहारे पृथ्वी घूम रही है। ये अक्ष है, इसी के सहारे पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी के 24 घंटे में घूमने से भी जो उत्तरी ध्रुव का जो बिंदु है, ये प्रकाश वृत्त के पश्चिम में नहीं जाएगा। समझ सकते हैं आप? कल्पना करिए, नहीं जाएगा। और दक्षिणी ध्रुव हमेशा प्रकाश वृत्त के पश्चिम में ही रहेगा। पृथ्वी घूम रही है तो भी ये हिस्सा यही रहेगा। देखिए, दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में और उत्तरी ध्रुव उजाले में है। यानी यहां पर उत्तरी ध्रुव पर दिन की लंबाई कितनी होगी? अवधि 24 घंटे। और यहां पर दिन तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण सीधे निकल गई। तो दक्षिणी ध्रुव पर दिन है ही नहीं, रात ही रात है। रात की अवधि कितनी है? 24 घंटे रात, और यहाँ पर 24 घंटे दिन। यानी विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर। उत्तर में बढ़ते हैं तो दिन की लंबाई बढ़ती चली जाती है, और उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन हो जाता है। विषुवत रेखा से दक्षिण में आते हैं तो रात की लंबाई बढ़ती चली जाती है, और दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात हो जाती है। ये कमाल कैसे हुआ? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी की सभी जगहों पर सूर्य का प्रकाश बराबर नहीं पड़ता, और दिन रात की अवधि भी बराबर नहीं होती। तो क्या उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दिन लंबा होता है? जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे हैं और रातें छोटी हैं। दिन लंबा और रात छोटी। दिन रात। तो क्या उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दिन लंबा और रात छोटी? और क्या उत्तरी ध्रुव पर हमेशा दिन ही रहता है? और क्या दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा दिन छोटा और रात लंबी? और क्या दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा रात ही रहती है? इस स्थिति में तो ऐसा ही दिख रहा है। ये टार्च सूर्य है, हमेशा यहां पर ज्यादा प्रकाश, यहां पर कम प्रकाश। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में 2 तरह की गतियां हैं। पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर ही नहीं घूम रही है, बल्कि सूर्य के परितः भी घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। अब मान लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूम रही है। आइए कल्पना करते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने से क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य की चारों ओर घूमने से। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ पर मान लेते हैं पृथ्वी घूमकर फिर यहाँ आ जाती है और यहाँ आ जाती है। ये एरो क्या है? विषुवत रेखा और एरो दिखा रही है कि इस पृथ्वी कैसे घूम रही है, इस दिशा में घूम रही है। ये झुकाव 23.5 अंश का झुकाव दी हुई है पृथ्वी।
अगर पृथ्वी यहां पर है तो सूर्य की किरण कहां पर लंबवत पड़ेगी? ये कर्क रेखा है उत्तर में, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। उत्तर में कर्क रेखा है और दक्षिण में मकर रेखा है। ये हम कर्क नाम दे देते हैं और दक्षिण वाले को मकर रेखा नाम दे देते हैं। ये मकर रेखा, ठीक है। तो सूर्य की किरणें लंबवत कहां पड़ रही है? कर्क पर। और अगर सूर्य पृथ्वी घूमते हुए इधर आ गई, पृथ्वी घूम रही है चारों तरफ, 6 महीने बाद पृथ्वी घूमते हुए इधर आ गई, तो सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ रही हैं? मकर पर। देखिए ये कमाल कैसे हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसके चलते जब पृथ्वी इधर है तो सूर्य की किरणें कहां पर लंबवत पड़ रही हैं? कर्क पर। 6 महीने बाद कहां पर लंबवत पड़ रही हैं? जैसा चित्र में प्रत्यक्ष दिख रहा है, मकर पर लंबवत पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ रही हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में? आप जैसा देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक पड़ रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कम पड़ रही हैं। इसी प्रकार जब पृथ्वी इधर आ गई तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक प्राप्त हो रही हैं और उत्तरी गोलार्ध में कम प्राप्त हो रही हैं। निष्कर्ष क्या निकला? यह है प्रकाश वृत्त, और यहां भी बना देते हैं प्रकाश वृत्त। यानी दिन की लंबाई बढ़ रही है और रात की लंबाई घट रही है। इसको हम मान लेते हैं 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और इसको मान लेते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसे मान लेते हैं 21 मार्च और ये 23 सितंबर। इक्कीस जून को सूर्य की किरणें कर्क पर लंबवत। 21 जून के बाद आते आते 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें इक्वेटर पर। 23 सितंबर के बाद सूर्य की किरणें लंबवत किरणें मकर पर। फिर 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें दोबारा इक्वेटर पर। निष्कर्ष क्या निकला कि विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात बराबर होते हैं। ये देखिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। लेकिन उत्तर में जाएंगे तो दिन की लंबाई बढ़ रही है, रात की लंबाई घट रही है। और उत्तर में जाइए, दिन की लंबाई और दिन लंबा हो गया, रातें छोटी हो गई। और उत्तर में जाइए, दिन और लंबा हो गया, रातें छोटी हो गई। ध्रुव पर चले जाइए, केवल दिन ही रहेगा क्योंकि प्रकाश वृत्त के पूर्व में है। दक्षिण में जाइए, दिन छोटे और रातें लंबी। और दक्षिण में जाइए, दिन और छोटे और रातें लंबी। ध्रुव पर आ जाइए, केवल रात ही रात, 24 घंटे की रात। 21 मार्च से जून होते हुए 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी? उत्तरी गोलार्ध पर अधिक पड़ेंगी। 23 सितंबर से लेकर दिसंबर होते हुए मार्च तक सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी? दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक समय तक पड़ेंगी। आप समझे? फिर से इसे देख लीजिए। 21 मार्च से जून होते हुए 23 सितंबर तक सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ेंगी और सितंबर से लेकर दिसंबर होते हुए मार्च तक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में अधिक पड़ रही हैं। इसके चलते एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव पहला कारण, और दूसरा सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण। इसके चलते उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है। ये मैंने आपको समझाने में इतना लंबा समय इसलिए लिया, बार बार दोहराव मेरा, ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें
अब निष्कर्ष क्या निकला, इसे आप लिख सकते हैं। टॉपिक है दिन और रात की अवधि में अंतर। निष्कर्ष ये निकला कि विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश वृत्त विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी साल भर विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन, यानी जो देश विषुवत रेखा पर स्थित है, जैसे कांगो एक देश है, रिपब्लिक ऑफ कांगो में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात साल भर पाई जाती है। क्या इंडिया में ऐसा होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, यह है कर्क रेखा, यानी भारत यहाँ है। तो भारत में क्या साल भर दिन और रात बराबर होगा? नहीं। आपने देखा कि जब पृथ्वी 21 जून वाली स्थिति में है इस तरफ, तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर। और जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाएंगी। तो निष्कर्ष, वर्ष भर विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें पाई जाती हैं, क्योंकि प्रकाश वृत्त विषुवत रेखा को हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। निष्कर्ष 2, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाता है। अगर दिन की लंबाई बढ़ेगी, या तो दिन की लंबाई बढ़ती जाती है उत्तर में जाने पर और रात की लंबाई घटती जाती है, या फिर दिन की लंबाई घटती जाती है और रात की लंबाई बढ़ती जाती है। निष्कर्ष नंबर 3, निष्कर्ष ये है कि 21 मार्च से लेकर, आप इसे लिख सकते हैं जो भी मैं बोल रहा है, ये नोट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होंगी। चित्र देखकर भी आप लिख सकते हैं। साथ ही इसके बाद 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होंगी, निष्कर्ष 4, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, अर्थात दिन रात की लंबाई हमेशा बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च डेट याद रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इन 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को जबकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई में अंतर नहीं होता। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई एक समान हो जाती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य का समान भाग प्रकाश का उत्तरी गोलार्ध पर भी मिलता है और दक्षिणी गोलार्ध पर भी मिलता है। ऐसा कब होता है? जब सूर्य की किरणें विषुवत पर लंबवत पड़े। ऐसी 2 डेट हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके चलते उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पाया जाता है और रात सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को पाया जाता है और रात सबसे छोटी पाई जाती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पाया जाता है और रात सबसे छोटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर पर पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी पाई जाती है। ये हो गया दिन और रात की लंबाई में अंतर। अगर कहीं कुछ समझने में चूक हुई हो
तो आप इसे दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। बेहतर होगा कि जैसे मैंने चित्र सहित बताया हूबहू अपने हाथ से बनाते हुए चित्र मेरी बोली गई बातों को आप लिख लेंगे, कभी नहीं भूलेगा। अब आते हैं मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन दो कारणों से होता है। एक वो कारण हम बाद में लिखाएंगे, फिलहाल चित्र से समझते हैं। पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ एक परिक्रमा एक वर्ष में करती है, यानी पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है। हम सूर्य को बीचों बीच यहाँ पे रखते हैं और पृथ्वी को ये बनाया, ये इधर और इधर, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ये परिक्रमण पथ है। मार्च 21 जून 23 सितंबर 22 दिसंबर। प्रकाश वृत्त सभी मैंने प्रकाश वृत्त खींच दिया। और उसके बाद विषुवत रेखा बना दिया और कर्क बना दिया, मकर बना दिया। यहाँ भी हमने विषुवत रेखा खींचा, कर्क और मकर। और यहाँ पे विषुवत, कर्क मकर की जरूरत नहीं है। पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ परिक्रमण करती है एक वर्ष में या 365 दिनों में एक परिक्रमण। पृथ्वी की घूर्णन की 4 स्थितियां आप देख रहे हैं, सॉरी परिक्रमण की 4 स्थितियां। आइए चारों स्थितियों की हम चर्चा करते हैं और बताएंगे कि कैसे मौसम में बदलाव होता है। जब तक चारों स्थितियों पर बारी बारी विचार नहीं करेंगे मौसम परिवर्तन समझ में नहीं आएगा। यहाँ फैक्ट नहीं है, सिर्फ समझा ही जा सकता है कि मौसम परिवर्तन यहाँ क्यों होता है। 21 मार्च को, अभी फरवरी है, गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। 21 मार्च ठीक एक महीने बाद है। 21 मार्च, आज की डेट है 22 मार्च, सॉरी 22 फरवरी या 23 फरवरी, रात का समय है। तो ठीक एक महीने बाद 21 मार्च को, एक महीने के बाद की डेट है 21 मार्च आज से। गर्मी अभी बढ़ रही है, 21 मार्च तक आते आते थोड़ा और बढ़ेगा। गर्मी नहीं बढ़ रही, यूं कह सकते हैं कि ठंडी कम हो रही है। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत पर पड़ती हैं। हाँ, ये दिखाया जा रहा है, यहाँ तक आ गई सूर्य की लंबवत किरणें 21 मार्च को। आप लिखेंगे इस चीज को, मैं बोलता जा रहा हूं जो भी। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। इसके चलते उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अर्थात पूरी धरती पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। दोनों गोलार्धों में दिन और रात की लंबाई बराबर होने से, यानी 12 घंटे का दिन यहाँ भी और 12 घंटे का दिन यहाँ भी, ऐसा होने से दोनों भागों को बराबर तापमान मिलता है, उत्तरी गोलार्ध को भी और दक्षिणी गोलार्ध को भी। यही कारण है कि 21 मार्च को पूरी धरती पर मौसम एक समान पाया जाता है। यानी 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध के देशों में जैसा मौसम होगा, दक्षिणी गोलार्ध के देशों की में भी वैसा ही मौसम होता है। इसे हम कहते हैं
इसे हम विषुव कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश विषुवत पर लंबवत पड़ता है तो हम कहते हैं विषुव, विषुव। तो जब 21 मार्च को लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो इसे हम कहते हैं बसंत विषुव, बसंत विषुव। पूरी धरती पर बसंत का मौसम होता है क्योंकि विषुवत रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ने से पूरी धरती को एक समान सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं और बसंत ऋतु पाई जाती है। इसके बाद आते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति है 21 जून की। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ रही हैं? ये कर्क रेखा है। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। इक्कीस मार्च के बाद दरअसल होता क्या है कि सूर्य उत्तरायण होने लगता है। अभी तो विषुवत पर था सूर्य, अब विषुवत से उत्तर की ओर सूर्य खिसकने लगता है। सूर्य उत्तरायण होने लगता है जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं दिन की लंबाई और बढ़ती चली जाती है। उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने का दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध पर इस समय 6 महीने का दिन होता है। कब से कब तक? 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। तो 21 जून तक आते आते सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ जाती है। एक तो दिन की लंबाई बढ़ जाती है, दिन की लंबाई बढ़ जाती है यानी सर्वाधिक समय तक सूर्य की किरणें प्राप्त हो रही हैं। साथ ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, बिल्कुल सिर पर। दो कारणों से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ग्रीष्म ऋतु का आविर्भाव होता है। कौन से दो कारण हैं? एक तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं और दूसरे दिन की लंबाई भी अधिक हो गई है और रात की लंबाई छोटी हो गई है। यानी अधिक समय तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं और साथ ही लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी का आविर्भाव होता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कम समय तक पाई जाती हैं। देखिए दिन छोटे होते जाते हैं, दिन छोटे हैं और साथ ही सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। सूर्य की किरणों के तिरछा होने और साथ ही दिन की लंबाई छोटा होने से इसी अवधि में यहाँ पर शीत ऋतु पाई जाती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। 21 जून के बाद फिर से सूर्य विषुवत पर लौटने लगता है। यानी 21 जून के बाद फिर से सूर्य विषुवत रेखा पर ऐसे लौटने लगता है। फिर से दोनों गोलार्धों को सूर्यातप की या सूर्य की किरणें बराबर बराबर मिलती हैं। जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो दोनों गोलार्धों को बराबर तापमान मिलता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर मौसम सम रहता है। इस स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। शरद विषुव कब? 23 सितंबर को। 23 सितंबर के बाद सूर्य की लंबवत किरणें, या कह सकते हैं कि 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। जब विषुवत रेखा के दक्षिण में सूर्य की लंबवत किरणें खिसकने लगे तो हम क्या कहते हैं? सूर्य को दक्षिणायन होना। और विषुवत के उत्तर में जब सूर्य की लंबवत किरणें धीरे धीरे खिसकने लगे तो हम कहते हैं सूर्य उत्तरायण होना। तो 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 22 दिसंबर तक आते आते सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं। इसके चलते दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है। देखिए पीछे वाला हिस्सा रात, आगे वाला हिस्सा दिन। तो दिन की अवधि लंबी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है। दो कारणों से, एक तो सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने से मकर रेखा पर और साथ ही दिन की अवधि लंबी होने से। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आविर्भाव होता है। कब? 22 दिसंबर को। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है? 22 दिसंबर को प्रबल ठंडी पड़ती है 22 दिसंबर को। लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध दिखाया जा रहा है। भारत कहाँ है? यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में दो कारणों से गर्मी आ जाती है 22 दिसंबर को, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने से और दिन की अवधि लंबी होने से। ठीक इसी समय उत्तरी गोलार्ध में एक तो सूर्य की
किरणें तिरछी आती हैं और साथ ही दिन की लंबाई भी छोटी और रात की लंबाई बड़ी होती चली जाती है। दिन की लंबाई छोटी होने से और सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने से उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पाई जाती है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे मौसम परिवर्तन होता है। 22 दिसंबर के बाद जब 22 मार्च तक हम पहुंचते हैं, 22 मार्च तक जब हम पहुंचते हैं तो सूर्य की लंबवत किरणें एक बार फिर विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है, जैसा कि होली के आसपास का मौसम होता है मार्च में। न बहुत ज्यादा गर्मी और न ही बहुत ज्यादा ठंडी। यानी बसंत कब आता है? जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत पर पड़े, तब न बहुत ज्यादा गर्मी और न ही ज्यादा ठंडी। ये हो गया, आपने समझा मौसम पर दिन रात का लंबा छोटा होना और मौसम में बदलाव होना। मेरे ख्याल से आपने इसे अच्छे समझा होगा। फैक्ट भी कुछ नहीं छूटा है। अच्छा, मान लेते हैं प्रश्न एक है, अगर आप रांची में, विवेक से सवाल करिएगा, सवाल को समझिएगा। अगर आप रांची में खड़े हैं, रांची झारखंड की राजधानी है, अगर आप रांची में खड़े हैं तो किस तिथि को दोपहर में आपकी परछाई नहीं दिखाई देगी? अगर आप रांची में खड़े हैं तो किस डेट को आपकी परछाई नहीं दिखाई देगी? इसे आप सोचकर बताइएगा या जब आप सोच लीजिएगा। एक हल्का सा क्लू दे दूं कि रांची झारखंड की राजधानी है और कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है। अब मैं फिर से सवाल करता हूं कि रांची में किस डेट को आपकी परछाई दोपहर में नहीं दिखाई देगी? डेट का नाम सोच के रखिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं देखूंगा कि आपकी समझ कहाँ तक है। आज की कक्षा यहाँ पे मैं ब्रेक करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।